बोलिए 1 2 3। ओके। हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आप खैरियत से होंगे और आपके खैरियत व आफियत के लिए मैं दुआ गो हूं। मैं दुआ गो हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। बहरहाल सर्दी का ज़माना है, सर्दी बिल्कुल शबाब पर है, लेकिन मौसम कुछ भी हो, हमें मौसम को नहीं देखना है। अपने मकसद में और अपने टारगेट में हमें लगे रहना है कि नहीं? ताकि मकसद में लगे रहने से हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। बहरहाल अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ और असल मकसद की तरफ आता हूँ। आप देखें, टाइप्स ऑफ रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ने की किस्म, पढ़ने की किस्म, मुताला की किस्म। टाइप्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने की किस्म। किसी भी चीज को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। कोई बुलंद आवाज से पढ़ता है, कोई खामोशी से पढ़ता है, कोई बारीकी नजर से पढ़ता है, कोई सरसरी तौर पर पढ़ता है, कोई विस्तृत तौर पर और तफसील के साथ पढ़ता है। बहरहाल ये सारी जो है आपकी पढ़ने की किस्में हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ रीडिंग कहा गया है। टाइप्स ऑफ रीडिंग कहा गया है, पढ़ने की किस्में। तो देखें, सबसे पहले आता है आपका स्किमिंग। क्या आता है? स्किमिंग, जिसको सरसरी मुताला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसरी मुताला कहा जाता है। सरसरी मुताला होता क्या है? सरसरी मुताला होता क्या है? तो सरसरी मुताला होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी कागज को एक नजर सरसरी तौर पर, बिल्कुल नजर आगे पीछे दौड़ाते हुए सरसरी तौर पर उसको पढ़ लेते हैं। गोया कि इतनी बात आप जानिए कि सरसरी नजर से जो पढ़ा जाता है, तो उस तहरीर का, उस मजमून का मरकजी ख्याल वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? मरकजी ख्याल वो जानना चाहता है, सेंट्रल आइडिया वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? सेंट्रल आइडिया वो जानना चाहता है। इस पूरे मजमून का, इस पूरे मवाद का माखज और माहसल क्या है, इसका मरकजी ख्याल क्या है। तो उसमें क्या होता है, एक नजर से सरसरी तौर पर वो दौड़ा दिया, और दौड़ाने के बाद क्या होता है, उसका वो मरकजी ख्याल जानना चाहता है। तो जिस मजमून का, जिस मवाद का मरकजी ख्याल जानना हो, उसका मरकजी ख्याल जानना हो, सेंट्रल आइडिया जानना हो, तो उस पर क्या होता है, सरसरी नजर दौड़ाई जाती है, और सरसरी नजर दौड़ा करके उसमें उसका मरकजी ख्याल कि इस मजमून में क्या कहा गया है, इसका माहासल क्या है ना, इसमें क्या बताया जा रहा है, उसका मरकजी ख्याल पेश किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। इंग्लिश में स्कीमिंग कहते हैं, और उर्दू में इसको सरसरी मुताला कहा जाता है। उर्दू में इसको सरसरी मुताला कहा जाता है। देखें, इसका मकसद इक्तिबास के मरकजी ख्याल, इसका मकसद इक्तिबास, जो चैप्टर है, इक्तिबास के मरकजी ख्याल से कारी को फौरी तौर पर या सरसरी तौर पर मुतारफ कराना होता है। कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। कारी किसको कहते हैं? रीडर को। कारी किसको कहते हैं? रीडर को कारी कहा जाता है। रीडर को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? कारी कहा जाता है। रीडर क्या हो गया?
اس کا مقصد اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر اب ایسا نہیں ہے کہ پڑھ رہے ہیں ہے نا، پڑھ رہے ہیں تو 10 منٹ لگا دیے پڑھنے میں، 20 منٹ لگا دیے پڑھنے میں، ایسی بات نہیں، بس کاغذ کو دیکھا اور جو ہے سو فوری طور پر سرسری طور پر جو ہے سو کیا کہا گیا ہے، اچھا اس میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے، کس میں؟ سرسری مطالعہ میں۔ تو کہتے ہیں اس کا مقصد اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ متعارف کرانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اسکیم ہو گیا۔ کسی بھی طور پر کوئی بھی مواد ہے، کوئی بھی مضمون ہے، بس اس کو فوری طور پر ہم ایک دم اسپیڈلی اس کو دیکھیں، اچھا اس میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کا لفظ بائی لفظ نہیں پڑھے ہم، ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھے ہیں، ایک ایک لفظ کو ایک دم غور سے نہیں پڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ بس یوں ہی سرسری نظر دوڑا دیے اور اس کا جو مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، اس سے معلوم ہو گیا اور بتا دیتا ہے کہ اچھا اس میں یہ اس تعلق سے اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ تو مرکزی خیال کو جاننے کے لیے سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے۔ سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے مطلب اس کو جانکاری دلانا ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے۔ بات ہو گئی۔ اب آئیے 2 نمبر پر اسکیننگ کیا ہے؟ اسکیننگ میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کسی خاص معلومات کی کھوج بین کے مقصد سے سرسری مطالعہ اسکیننگ کہلاتا ہے۔ کسی خاص معلومات کی کھوج بین کے مقصد سے سرسری مطالعہ اسکیننگ کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی سرسری مطالعہ پایا جا رہا ہے، لیکن کوئی خاص چیز اس میں ڈھونڈا جا رہا ہے، کوئی خاص چیز، مثال کے طور پر ایک سوالات دے دیا گیا، اوپر میں ایک سوالات دے دیا گیا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک مضمون ہے شاہجہاں کے تعلق سے، شاہجہاں بادشاہ جو گزرا ہے اس کے تعلق سے ایک مضمون ہے، اور اس مضمون میں اس کی بیوی ممتاز محل، اس کی بیوی جو ہے بیگم ممتاز محل، اس کا مقبرہ کہاں ہے، تو اسی مضمون میں اس کا مقبرہ کا ذکر آیا ہے کہ کہاں ہے۔ اب آپ وہاں دے دیا گیا کہ شاہجہاں کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ کہاں ہے، اب وہ ڈھونڈے گا کہاں ہے، جہاں اسے آگرہ مل جائے گا وہ کہے گا اچھا یہ دیکھیے شاہجہاں کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ کہاں ہے، آگرہ میں ہے۔ پورا مضمون پڑھ رہا ہے، صرف سوال یہی ہے کہ شاہجہاں کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ کہاں ہے، اور وہ شاہجہاں کے تعلق سے اور اس کی بیوی کے تعلق سے مضمون ہے، پڑھتے آ رہا ہے مقبرہ کہاں ہے، پھٹ سے وہ دیکھ لیا کہ آگرہ میں ہے، بس اس سوال کا جواب دے دیا۔ تو یہاں بھی سرسری مطالعہ ہے، لیکن ایک چیز کی کھوج ہے، ایک چیز کی تلاش ہے۔ وہ تلاش کیا ہے کہ اس کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ، اس کی قبر کہاں، جیسے لکھا ہوگا ممتاز محل کی بیوی کا مقبرہ آگرہ میں ہے، فٹ سے اس کو جواب مل گیا اور ڈھونڈ کر کے اس کا جواب دے دیا اس نے۔ تو پڑھتے ہوئے آ رہا تھا سرسری طور پر، لیکن ایک چیز کی تلاش تھی، کھوج تھی، اس کھوج کی بنیاد پر اس کا نام کیا پڑ گیا؟ اسکیننگ پڑ گیا اس کو۔ کہتا ہے کسی خاص معلومات کی کھوج بین کے مقصد سے سرسری مطالعہ اسکیننگ کہلاتا ہے، جیسے متن سے سوالات کے جوابات۔ یہ متن ہے، کوئی چیپٹر ہے، متن ہے، اور متن میں لکھا ہوا ہے، سوال پہلے دے دیا گیا ہے کہ شاہجہاں کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ کہاں ہے۔ اب جو ہے اسی میں کہا کہ اسی میں ڈھونڈ رہا ہے، جہاں پر اس کو دیکھا کہ مقبرہ جو ہے آگرہ میں ہے، فوراً وہ جواب لکھ دیا کہ آگرہ، تو وہ ڈھونڈا نا، تو کھوج بین وہاں پایا گیا۔ کیا پایا گیا؟ کھوج بین پایا گیا۔ کوئی تاریخ، کوئی نام ڈھونڈنا ہے، تیسری طرح سے پڑھ رہا ہے، وہ نام جہاں پر آیا فٹ سے اس کو چوز کر لیا، اس کو کھوج لیا۔ تاریخ یا فارمولا تلاش کرنا، یہ تلاش ہے، یہ کیا ہے؟ تلاش ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کوئی کہتا ہے کوئی نام، تاریخ یا فارمولا تلاش کرنا
स्कैनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैनिंग कहलाता है। ढूंढ रहा है, कोई नाम ढूंढ रहा है, तो ढूंढते ढूंढते आया, मिसाल के तौर पर कहा दिया कि जो है सो शाहजहां के तीसरे नंबर का बेटा, या शाहजहां के किसी भी क्या भी नाम जिक्र कर दिया कि उसका बेटा का नाम क्या है ना, तो उसी मजमून में लिखा हुआ है, उसी मतन में लिखा हुआ है, ढूंढ करके आया, उसका नाम ढूंढ लिया। या कोई तारीख ढूंढनी है, डेट ऑफ बर्थ किसी का ढूंढना है, उसकी तारीख पैदाइश क्या है, किसी की तारीख पैदाइश क्या है, अब वो ढूंढ रहा है, पढ़ रहा है, जहां उसकी तारीख पैदाइश मिली उसको ढूंढ लिया। तो यहां भी सरसरी तौर पर मुताला होता है, लेकिन किसी चीज की खोज बीन करना होता है, किसी चीज की तलाश होती है। उस तलाश में या तो सवालात के जवाब हो, या कोई नाम ढूंढना हो, या कोई तारीख ढूंढी हो, या फार्मूला तलाश करना हो, ये सब क्या हो जाएगा? स्कैनिंग कहलाता है। ये स्कैनिंग कहलाता है। अब आप देखें आगे, ये तो बात हो गई स्कैनिंग कहलाता है। नंबर 3, अमीक और वसी मुताला। नंबर 3 क्या है? अमीक और वसी मुताला। अमीक को कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव। अमीक क्या हो गया? इंटेंसिव रीडिंग, और वसी मुताला एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, अमीक और वसी मुताला, ये दोनों क्या है? इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। अमीक मुताला का ताल्लुक मतन के गहराई के साथ मुताला करने से है। अमीक मुताला का ताल्लुक मतन के गहराई के साथ, मतन में गहराई के साथ किसका? इंटेंसिव रीडिंग का ताल्लुक। इंटेंसिव रीडिंग का ताल्लुक मतन के गहराई के साथ मुताला करने से है। उसमें डीपली मुताला करते हैं, एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं। कहते हैं जिसमें तबाअत शुदा मवाद पर लफ्ज द लफ्ज गौर करते हुए मुताला किया जाता है। जिसमें तबाअत शुदा मवाद पर, छपी हुई मवाद पर लफ्ज बाय लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड गौर करते हुए मुताला किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? अमीक मुताला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमीक मुताला कहते हैं। इसका मकसद मफहूम की तफहीम के साथ जबान की बारीकियों और तरकीब का भी जायजा लेना होता है। इसका मकसद मफहूम की तफहीम के साथ, मफहूम को समझने, तफहीम एक लफ्ज आया यहां पर, देखिए तफहीम का लफ्ज आया है, तफहीम का लफ्ज आया है। तफहीम का माना क्या होता है? तफहीम का माना समझना, समझना। तफहीम का माना समझना। तफहीम का माना क्या होता है? समझना। तो गौर करते मुताला किया जाता है। इसका मकसद मफहूम की तफहीम के साथ जबान की बारीकियों और तरकीब का भी जायजा लेना होता है। ये किस में हो रहा है? अमीक मुताला में। दूसरी जानिब इस वसी मुताला का ताल्लुक अब किसका आ गया? किसके ताल्लुक से बताया जा रहा है? एक्सटेंसिव रीडिंग का। किसके ताल्लुक से बताया जा रहा है? एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में बताया जा रहा है। वसी मुताला जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। वसी मुताला का ताल्लुक दरसी किताबों से अलग दिगर कुतुब के मुताला के लिए मुतवज्जह होने से है। दरसी कुतुब, ये देखिए आया है आपका दरसी कुतुब। क्या है ये? दरसी कुतुब, जिसको टेक्स्ट बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक कहते हैं, है ना, या क्लास बुक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? क्लास बुक, टेक्स्ट बुक भी कहते हैं उसको। दरसी कुतुब से अलग जो आपका सिलेबस में है, क्लास में जितनी किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस से हटकर दीगर किताबों का मुताला करना, दीगर किताबों का मुताला करना, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी मसले मसाइल की जानकारी करनी है, मिसाल के तौर पर आपको अरबी ग्रामर का मुताला करना है, अरबी ग्रामर में मिसाल के तौर पर एक किताब आती है नहमीर, उसका मुताला किया, हिदायतुन्नहव उसका मुताला किया, मजीद और आगे जानना चाहता है, काफिया का मुताला किया। तो कहने का मुताला यह है कि जो किताब आपकी क्लास या दर्स में है, उस किताब को छोड़कर दीगर किताबों का मुताला करना, दीगर किताबों का मुताला करना, है ना, ये आपका क्या आएगा? वसी मुताला में आएगा कि इनका मुताला बहुत वसी है, बहुत किताबों का, ये कुतुब बीनी बहुत करते हैं, है ना, कुतुब बीनी बहुत करते हैं, बहुत किताबें ये पढ़ते रहते हैं, है ना, जो किताब मिली उसको बस बिल्कुल ये चाट डालते हैं। क्या करते हैं? चाट डालते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका वसी मुताला हुआ,
वसीर मुताला कसीर किताबों का मुताला, जो उसका दरसी कुतुब है उससे हट करके भी बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, मिसाल के तौर पर अदब ले लीजिए, लिटरेचर है, अदब की किताब जो उसकी क्लास या उसके दर्स में जो चल रही है, उस किताब के अलावा और भी वो अरबी लिटरेचर किस्से कहानी है ना, दिगर मज़ामीन को अरबी में वो पढ़ते रहते हैं, तो उसका क्या होता है, अरबी में उसकी पकड़ हो जाती है, अरबी में उसकी पकड़ हो जाती है, अरबी के अल्फाज, उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके पास जमा हो जाता है, अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके पास जमा हो जाता है। तो कैसे अरबी पर उसकी महारत बनी, अरबी पर उसकी महारत कैसे बनी कि टेक्स्ट बुक या दरसी किताब के अलावा दीगर किताबों का भी वो मुताला करता है और बहुत किताबों का वो अरबी में पढ़ते रहता है, मुताला करता है, उसकी अरबी मजबूत हो जाती है, अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जाता है ना, अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जाता है उसके पास। तो ये कहा गया, ये क्या हो गया, विस्तृत मुताला या वसी मुताला इसको कहा जाए। दूसरी जानिब वसी मुताला का ताल्लुक दरसी कुतुब से अलग दिगर कुतुब के मुताला के लिए मुतवज्जह होने से है। इसको क्या कहते हैं, वसी मुताला कहते हैं, वसी मुताला कहते हैं। बात हो गई। अब आइए बुलंद खानी और खामोश खानी, बुलंद खानी और खामोश खानी, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। ये हो आपका बुलंद खानी, ये है, ये क्या है, ये आपका बुलंद खानी है और ये खामोश खानी है ना। एक आपका हो गया लाउड रीडिंग, क्या हो गया, लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बुलंद खानी। खामोश खानी क्या हो जाएगा, साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, ये आपका हो गया साइलेंट रीडिंग और ये होगा आपका हो गया लाउड रीडिंग। एक बुलंद खानी है और दूसरा क्या है, खामोश खानी है। ऐसे भी लाउड के माना बुलंद होता है ना, और साइलेंट के माने क्या होता है, खामोश होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बुलंद खानी और खामोश खानी, बुलंद खानी और खामोश खानी है ना, ये क्या चीज होती है। अब इसको आप देखें, मतन को बुलंद आवाज के साथ पढ़ना बुलंद खानी है, मतन को इबारत को बुलंद आवाज के साथ पढ़ना, बुलंद आवाज के साथ पढ़ना, ये आपका क्या है, बुलंद खानी है। इब्तिदाई जमातों में इसकी काफी अहमियत है, इब्तिदाई जमातों में, यानी जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, इब्तिदाई क्लास में पढ़ते हैं, है ना, प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं, उसके लिए क्या होता है, बुलंद खानी उससे कराई जाती है, बुलंद खानी कराई जाती है। और बुलंद खानी के बेशुमार फायदे हैं, बुलंद खानी के क्या हैं, बेशुमार फायदे हैं। जो इब्तिदाई जमातों में इसको कराया जाता है, उससे क्या होता है, बोलने का प्रैक्टिस होता है, बच्चा बिला झिझक और एतमाद के साथ किसी भी बात को वो अदा कर सकता है ना, उसमें प्रोनंसिएशन का बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ तलफ़ुज़ की अदायगी होती है। बुलंद खानी में दुरुस्तगी के साथ तलफ़ुज़ की अदायगी होती है, जिसमें क्या होता है, तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाता है, तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाता है बुलंद खानी में, इसलिए बुलंद खानी कराई जाती है। कहाँ, प्राइमरी दर्जे में खास करके ये कराई जाती है। कहता है मतन को बुलंद आवाज के साथ पढ़ना बुलंद खानी है, इब्तिदाई जमातों में इसकी काफी अहमियत है, काफी अहमियत है। दूसरी जानिब खामोश मुताला, जिसको आप खामोश खानी कहते हैं, साइलेंट रीडिंग कहते हैं। दूसरी जानिब खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज के सिर्फ नजरों से पढ़ा जाता है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे मदरसे ही के तलबा खास करके, या स्कूल ऊंची जमात, या आपका मैट्रिक इंटर के बच्चे जो है, वो खास करके मैट्रिक इंटर तो ये थोड़ा सा नीचे में आ गया, और ऊपर आप जाएं तो ग्रेजुएशन है, पीजी है, इन सबों के बच्चे क्या होते हैं, रट करके नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अपना किताब यूं ले लिए, खोल लिए और बैठ करके तो या तो लेटे लेटे भी मुताला करते हैं या बैठ ही के पढ़ते हैं,
لیکن خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہے نا، خاموشی کے ساتھ، زبانیں بند ہے، عبارت دیکھی جا رہی ہے، متن دیکھی جا رہی ہے، اور بچے من ہی من میں کیا کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، ہے نا، پڑھتے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، خاموش مطالعہ اسے کہتے ہیں۔ خاص کر یہ آپ کا اونچی کلاس میں ہوتا ہے، گریجویشن کے بچے ہوئے، پی جی کے بچے ہوئے، اسی طرح سے آپ کا مدرسے کے بچوں میں جو عالم جماعت کے بچے ہیں، فاضل جماعت کے بچے ہیں، ہے نا، مفتیان کرام ہے، وہ کیا کرتے ہیں، خاموش خوانی کرتے ہیں۔ مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کرام کیا کرتے ہیں، وہ خاموش خوانی کرتے ہیں، ہے نا، خاموش خوانی کرتے ہیں۔ تو خاموش خوانی میں بغیر آواز کے ساتھ صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری جانب خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تفہیم، اور تفہیم کے معنی وہی سمجھنا۔ تفہیم کے معنی کیا ہوتا ہے، سمجھنا، جیسے کہ ہم بتائے تھے، تفہیم کا معنی تفہیم سمجھنا، سمجھنا۔ تفہیم کا معنی کیا ہوتا ہے، سمجھنا۔ تو اس کا مقصد سمجھنا اور لطف اندوزی ہوتا ہے کہ قاری، پڑھنے والا من ہی من میں پڑھتا ہے، اور من ہی من میں پڑھ کر کے اس کو سمجھتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے من ہی من میں کیا ہوتا ہے، لطف اندوزی ہوتا ہے، آنند لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے، لطف اندوزی ہوتا ہے، مطلب اس کا کیا ہوتا ہے، آنند لیتا ہے، وہ پڑھنے سے اس کا وہ مزہ لیتا ہے، آنند لیتا ہے وہ۔ تو اس کا مقصد تفہیم، سمجھنا اور لطف اندوزی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، تفہیم یعنی سمجھنا اور لطف اندوزی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھنے، ٹائپس آف ریڈنگ، پڑھنے کی قسمیں، اس میں ایک آیا آپ کا سرسری مطالعہ، ایک کیا آیا، سرسری مطالعہ، جس میں مرکزی خیال کو جاننا ہوتا ہے، کسی مرکزی خیال کو جاننا ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ کا کیا ہے، دوسرا آپ کا ایک تو سرسری مطالعہ ہوا جس کو اسکیمنگ کہتے ہیں، دوسرا کیا ہے، اسکیننگ، کھوج بین مطالعہ، کھوج بین مطالعہ، یعنی کھوجنا، کسی چیز کو کھوجنا۔ جیسے میں نے بتایا کہ کھوجنے میں سرسری طور پر، وہ سرسری مطالعہ سے کوئی چیز وہ کھوجتا ہے، مثال کے طور پر کیا، کسی سوالات کا جواب وہ ڈھونڈ رہا ہے، یا کوئی نام ڈھونڈ رہا ہے، کسی کی تاریخ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی فارمولا تلاش کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جلدی سے اس کو سرسری طور پر اس کو کھوجتا ہے۔ مین اس کا کیا ہوتا ہے، کھوجنا، کسی بھی بندو کو وہ کھوجتا ہے، کھوجنے میں جو ڈھونڈ رہا ہے، اور نظر اس کا کیا ہے، کسی الفاظ کی کسی تاریخ پیدائش پر، یا کسی فارمولا پر، یا کسی سوالات کا جواب کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ کا کیا ہوگا، اسکیننگ ہوا۔ دوسرا ایک عمیق مطالعہ ہوا۔ عمیق مطالعہ کیا ہوتا ہے، لفظ در لفظ وہ غور کرتا ہے، یہ عمیق مطالعہ ہوا۔ اور تیسرا کیا ہوا، وسیع مطالعہ۔ تیسرا وسیع مطالعہ۔ وسیع مطالعہ کیا ہوتا ہے، درسی کتابوں سے الگ دیگر کتابوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے۔ درسی کتابوں سے، جو اس کا کلاس کا بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے، اس بک کے علاوہ وہ اور ادر کتابوں کا، انیہ کتابوں کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور وہ تفصیل پڑھتا ہے، اور اس میں وہ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرتا ہے، چاہے وہ لٹریچر کی کتاب ہو، چاہے گرامر کی کتاب ہو، چاہے قصے اور کہانی کی کتاب ہو، چاہے زبان کی کتاب ہو، وہ درسیات کے علاوہ اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس میں کیا ہوتی ہے، اس کی جانکاری بڑھتی جاتی ہے، اور اس میں وہ کافی اس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے جماعت ہی میں کوئی لٹریچر بک ہے، جو آپ کا ٹیسٹ بک ہے، وہ کلاس میں کتاب چلتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دیگر کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں، انگلش میں یا عربی میں، جو بھی ہے، ہر کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، قصے کی کتاب، کہانی کی کتاب، آپ کا ہے نا، نظموں کی کتاب ہے، اور بھی کوئی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وسیع مطالعہ اسی کو کہتا ہے۔ درسی کتب سے الگ دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ آپ کا وسیع مطالعہ میں آئے گا۔ کس میں آئے گا، وسیع مطالعہ میں آئے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کی تھی، ہے نا۔ پھر آپ کا بلند خوانی کے بارے میں بتایا گیا، اور خاموش خوانی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اب آپ آئیے، پڑھنے میں ناکامی کی وجوہات۔
पढ़ने में नाकामी की वजूहात, वजह की जमा ये वजह है, वजह, वजह की जमा वजूहात, 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 वजह की जमा क्या है? वजूहात। ठीक है ना? पढ़ने में नाकामी, नाकामी, पढ़ने में नाकामी क्यों होती है? नंबर एक, दरसी किताब में ऐसी सरगर्मियों की कमी। दरसी किताब तो है, टेक्स्ट बुक है, लेकिन ऐसी सरगर्मियों, सरगर्मियों, मैंने बताया कि सरगर्मी की हिंदी आती है गतिविधि, 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 है ना? सरगर्मी। दरसी किताब में ऐसी सरगर्मियों की कमी जो बच्चों में, ये में है, जो बच्चों में पढ़ने के तई रगबत पैदा करने वाली हों। दरसी किताब में ऐसी सरगर्मियों की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। जब ऐसी सरगर्मियों की, ऐसी गतिविधि की कमी पाई जाएगी जो बच्चों में पढ़ने के तय रगबत, एक लफ्ज आया यहां पर, तो रगबत, रगबत में क्या माना, क्या होता है? दिलचस्पी, 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 है ना? पढ़ने में, पढ़ने के तय रगबत पैदा करना है, दिलचस्पी या आनंदमय करने, आनंदमय, आनंदमय। हिंदी में रगबत का क्या हो जाएगा? आनंद, आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय। दिलचस्पी का क्या हो जाएगा? आनंदमय हो जाएगा। दरसी किताब में ऐसी सरगर्मियों की कमी जो बच्चों में पढ़ने के तय रगबत पैदा करने वाली हो, इसकी क्या होती है? उसमें कमी होती है, कमी होती है। जब कमी रहेगी जिससे बच्चों में रगबत पैदा हो पढ़ने में, वो उसको आनंद आए पढ़ने में, मजा आए पढ़ने में, उस चीज की वहां कमी पाई जा रही है। जब कमी पाई जा रही है, ऐसी गतिविधि की कमी पाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है पढ़ने में नाकामी होगी, पढ़ने में वहां पर क्या होगी? नाकामी होगी। क्योंकि नाकामी की वजह क्या है? कि वहां बच्चों को पढ़ने में रगबत नहीं पैदा हो रहा है, रगबत नहीं पैदा हो रहा है, जिस वजह से बच्चे जो है, बच्चों को पढ़ने में नाकामी हो रही है। नंबर दो, बच्चों का किताबों से ना जुड़ पाना, बच्चों का किताबों से न जुड़ पाना। अब बच्चे किताब से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है बच्चे किताब से नहीं जुड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप देखे होंगे जो प्राइमरी क्लास होता है, जो प्राइमरी क्लास होता है, खास करके आप देखेंगे बुक वगैरह में क्या होता है कि उसमें तस्वीरें दी हुई होती है। मिसाल के तौर पर ए से एप्पल, तो एप्पल का वहां पिक्चर बना हुआ है। बी से बॉय, तो लड़का का पिक्चर बना हुआ है। सी से कैट, तो बिल्ली का पिक्चर बना हुआ है, बिल्ली का पिक्चर बना हुआ है ना? एलिफेंट से हाथी, तो हाथी का पिक्चर बना हुआ है। बच्चे देखते हैं, अच्छा ये क्या है? हाथी, हाथी, एलिफेंट, ई से एलिफेंट माना हाथी, बी फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का की तस्वीर बनी हुई है। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली की तस्वीर बनी हुई है। इससे क्या होता है? बच्चे किताब से जुड़ते हैं, किताब से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और जब जुड़ते हैं तो अभी छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा को अभी कैसे दिलचस्पी पैदा होगी पढ़ने में, कैसे उसे रगबत पैदा होगी पढ़ने में? तो उसके लिए कुछ आनंदमय और कुछ आनंद वाली बातें होनी चाहिए ना, उसमें आनंद वाली बातें होनी चाहिए ना। इसीलिए तस्वीर दे दी जाती है उसकी, ताकि बच्चे तस्वीर को देखेंगे, अरे ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये बॉय है, ये आपका हाथी है, एलिफेंट है, ये उसकी तस्वीर बनी रहती है। और तस्वीर से वो बच्चा क्या होता है? किताब से जुड़ जाता है। और जब किताब से जुड़ जाता है तो फिर उसके माइंड में वो बातें आने लगता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ये सारी बातें वो पढ़ने लगता है। इंग्लिश के अल्फाज भी उसे याद होते रहते हैं और वो किताब से जुड़ जाता है, क्योंकि वहां पर तस्वीरें दी होती है और बच्चे को तस्वीर अच्छी लगती है, जिस बुनियाद पर वो किताब से क्या होता है? जुड़ जाता है। बच्चों का किताबों से न जुड़ पाना, ये भी क्या है? नाकामी है, पढ़ने में नाकामी। नंबर 3, उस्ताद में पेशा वाराना तरबियत और उसके इतलाक का फुकदान। उस्ताद में पेशा वाराना, पेशावर जो उसको क्या करे? पेशावर कर ले, पेशा वाराना तरबियत
की कमी, पेशा वाराना तरबियत की क्या हो, कमी हो। मिसाल के तौर पर कोई टीचर है और टीचर ने अगर पढ़ाने की तरबियत नहीं ली है, पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो क्या करेगा, पढ़ने में क्या हो जाएगी, बच्चों की नाकामी हो जाएगी। क्योंकि ट्रेनिंग में हर तरह से बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसे मारना नहीं है, पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, और गलती हो जाए तो गलती पर उसे क्या डांटना फटकारना नहीं है, बल्कि गलतियां तो आमोजिश का हिस्सा है, गलतियां तो आमोजिश का क्या है, सीखने का हिस्सा है, वो अधिगम का हिस्सा है। इसलिए बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, उसकी गलती को देखना चाहिए कि बच्चे गलती कर रहा है तो उसकी वजूहात को जानना चाहिए, किस बुनियाद पर बच्चे गलती कर रहा है, उन वजूहात को जानना चाहिए और फिर उसकी गलती का इस्लाह करना चाहिए। तो क्या होता है उस्ताद, पेशावाराना तरबियत, जो पेशावर टीचर है उसका ये पेशा है, लेकिन इस पेशे की तरबियत उसे मिलनी चाहिए। तरबियत की कमी रहेगी तो पढ़ने में नाकामी हो जाएगी। और उसके इतलाक का फुकदान, यानी वो टीचर है, टीचर कहे जाने में उसमें वो बातें नहीं पाई जा रही, उसका फुकदान हो रहा है, उसकी कमी पाई जा रही है। इस वजह से क्या होता है, पढ़ने में नाकामी होती है, नाकामी होती है। उस्ताद में पेशावाराना तरबियत और उसके इतलाक का फुकदान, तरबियत इसको ट्रेनिंग कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। और फुकदान का माना होता है, और उसके इतलाक का, उसके बोले जाने का फुकदान के माना कमी, फुकदान का माना क्या होता है, कमी, फुकदान के माना कमी। और तरबियत के माना होता है प्रशिक्षण, तरबियत के माना क्या होता है, प्रशिक्षण। तरबियत के माना क्या हो गया, प्रशिक्षण। और फुकदान के माना क्या हो गया, कमी हो गई, कमी हो गई। तो उस्ताद पेशावाराना तरबियत और उसके इतलाक का फुकदान, ये बात रही आपका। पढ़ने को फरोग देने के तरीके, फरोग एक लफ्ज आया है, फरोग के माना डेवलप, फरोग के माना बढ़ावा देना, फरोग के माना क्या होता है, डेवलप कहिए, बढ़ावा देना कहिए, विकास कहिए, है ना, उसको तरक्की कहिए, ये सारे उसके लिए लफ्ज आएंगे। क्या होंगे, ये सारे लफ्ज उसके लिए आएंगे। फरोग के माना है ना, डेवलप है, विकास है, तरक्की है कि नहीं, ये सारे वर्ड आएंगे। कहते हैं पढ़ने को बढ़ावा देने के तरीके, पढ़ने को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पढ़ने को कैसे विकास दिया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए पढ़ने को, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो नंबर 1, क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करें, क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करें। प्रिंट का माना क्या होता है, आप देखे होंगे अब क्लास जो जाते हैं, क्लास में क्या होता है, कहीं पर बिल्ली की तस्वीर बनी होती है, कहीं पर कुत्ते की तस्वीर बनी होती है, कहीं शेर की तस्वीर बनी होती है, कहीं खातून यानी महिला की तस्वीर बनी होती है ना, और कहीं पर कुछ लिखा होता है ना, लिखा होता है, जगह जगह आपका क्या होता है, क्लासों में लिखा रहता है, क्लासों में जगह जगह आपका लिखा रहता है, तस्वीरें बनी रहती है, बच्चे पढ़ाते रहते, महिला बच्चे पढ़ाती है या पुरुष बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, है ना, तो ये सारी तस्वीरें रहती है, प्रिंट का माहौल रहता है। यानी क्लास में क्या हो, प्रिंट का माहौल, जगह जगह आप देखेंगे तस्वीरें बनी रहती है, कहीं एप्पल की तस्वीर, कहीं शेर की तस्वीर, कहीं गिद्ध हाथी की तस्वीर, कहीं कुत्ता की तस्वीर, कहीं बिल्ली की तस्वीर, कहीं पर कुछ लिखा रहता है, कहीं पर कुछ लिखा रहता है, तो बिल्कुल प्रिंट का माहौल कहते हैं। कहता है क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करें, क्या करें, माहौल कायम करें। वहां माहौल का माना वातावरण, माहौल का माना क्या होता है, वातावरण, माहौल के माना क्या होता है, वातावरण, है ना। क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करें, यह है पढ़ने के फरोग देने के तरीके। नंबर 2, मुअल्लिम तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले। मुअल्लिम किसको कहते हैं, शिक्षक किसको कहते हैं, शिक्षक को क्या कहते हैं, मुअल्लिम कहते हैं। मुअल्लिम तलबा हो गया आपका विद्यार्थी, मुअल्लिम तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले, लिख ले, और फिर उन्हें जमात में पढ़कर क्या करे, सुनाए। तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले
اور پھر انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ تجربات کو تحریر کر لے مطلب کیا ہے؟ تجربات کو تحریر کر لے، مثال کے طور پر کوئی طلبہ ہے، کوئی ودیارتھی ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا، اس نے پڑھنے میں ایک ریکارڈ قائم کیا، وہ ہر اس میں کیا کر رہا ہے، اپنے پڑھنے کا ماحول ہر چیز کو بہت سندرتا ڈھنگ سے وہ کیا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، بہت سندرتا ڈھنگ سے وہ کیا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک کیا کہتا ہے کہ اس کے تجربات کو معلم کیا کر رہا ہے، تحریر کر رہا ہے، اور پھر انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ جماعت میں پڑھ کر سنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ دوسرے بچے اس کو سنے اور اس کے دل میں بھی کیا ہو، شوق پیدا ہو، اس کے بھی جذبات پیدا ہوں، وہ بھی موٹیویٹ ہوں، اور اسے رغبت پیدا ہو اس سے کہ فلاں لڑکا نے ایسا کیا، میں بھی ایسا کروں گا، فلاں لڑکا اس طرح سے پڑھ کر کے فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے، میں بھی فرسٹ ڈویژن سے پاس آؤں گا اور اسے اچھا نمبر لانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں کیا ہو، اس بات کی رغبت پیدا ہو، تو یہاں بھی پڑھنے کا کیا ہوگا، فروغ ہوگا، پڑھنے کا فروغ ہوگا۔ تو معلم طلبہ کے تجربات کو تحریر کر لے اور پھر انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ نمبر 3، طلبہ کو اضافی مواد یعنی نصاب سے ہٹ کر کہانی اور نظمیں پڑھوائی جائے۔ 4 میں کیا ہے، اضافی مواد۔ دیکھیے کیا آیا ہے، اضافی مواد۔ اضافی مواد یعنی نصاب سے ہٹ کر، جو ٹیکسٹ بک ہے، جو نصاب ہے، سلیبس ہے، جو اس نصاب سے ہٹ کر کہانی نظمیں پڑھوائی جائے طلبہ کو۔ جب کہانی پڑھوائی جائے گی، کہانی جب پڑھوائی جائے گی تو اس کا کیا ہوگا، وہ روچی لے گا، دلچسپی لے گا، ہے نا، اس سے وہ دلچسپی لے گا۔ نظمیں پڑھوائے تو اس سے کیا ہوگا، وہ دلچسپی لے گا۔ سارے جتنے بھی وہاں پر ودیارتھی اور بچے ہیں وہ کیا ہوں گے، آنند لیں گے اور دلچسپی پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا، پڑھائی میں فروغ ہوگا۔ تو اضافی مواد کہتا ہے نصاب سے ہٹ کر، اضافی مواد کہتا ہے نصاب سے ہٹ کر، یہ کیا ہو گیا، اضافی مواد ہوا۔ یہ اسی کو اضافی مواد کہتا ہے، کہانی اور نظمیں پڑھوائی جائے۔ نمبر 4، پڑھنا با مقصد اور چیلنج سے بھرپور ہو۔ پڑھنا با مقصد اور چیلنج سے کیا ہو، بھرپور ہو۔ مثال کے طور پر پڑھنا با مقصد ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ جو ہے ابھی سیٹیٹ کی تیاری کر رہا ہے، تو سیٹیٹ کی تیاری کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سیٹیٹ پاس کر لیں گے، پھر بی پی ایس سی پاس کریں گے، بی پی ایس سی پاس کر کے ہم شکچھک بنیں گے۔ تو اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم کو شکچھک بننا ہے، ہم کو کیا بننا ہے، شکچھک بننا، ہم کو ماسٹر بننا ہے۔ تو اس کا ایک ٹارگٹ ہے نا، ایک مقصد ہے نا۔ تو پڑھائی کیا با مقصد ہو اور چیلنج سے پور ہو۔ چیلنج سے پور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائی میں اس کو کٹھنائی آئے، ہے نا، پڑھائی میں کیا ہو، کوئی کٹھنائی ہونی چاہیے۔ منع یہ ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا تو پڑھائی میں وہ کیا لے گا، روچی لے گا کہ ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا ہے، ہمیں اسے پراپت کرنا ہے، اور چاہے ہمیں جتنے پریشرم ہمیں کرنا پڑے اور جتنی محنت ہمیں کرنا پڑے، ہم محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم شکچھک بنیں گے۔ یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میرا ادیش ہے، یہی میرا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ جب اس طرح سے کرے گا تو وہاں پڑھائی کیا ہوگا، فروغ پائے گا، پڑھنے میں وہ دلچسپی لے گا۔ کٹھنائیاں تو آتی ہی ہیں، مشکلات تو آتی ہی ہیں۔ میں نے کہا مشکلات ہوتی ہیں جب کسی چیز کے حصول میں کٹھنائی نہ ہو، پریشرم نہ ہو اور اس میں دقت نہ ہو، پھر مزہ ہی کیا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ پڑھائی کیا ہو، با مقصد ہو کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے، اور وہ چیز کیا ہو، چیلنج سے پر ہو، اس کے لیے چیلنج سے پر ہو۔ چیلنج سے پور ہونے کا مطلب کہ اس میں کافی کٹھنائیاں ہو، اور کافی کٹھنائیوں کو وہ برداشت کر کے، ساری تکلیفات اور ساری پریشانیوں کو برداشت کر کے اتنا وہ پریشرم کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اور اتنا لگن کے ساتھ اپنی محنت کر رہا ہے کہ وہ اپنے لکش کو پانے کے لیے ہمیشہ بالکل وہ کوشاں اور تیار ہے کہ ہمیں ہر حال میں لکش کو اپنا پانا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، پڑھائی کیا کرے گا، فروغ پائے گا یہاں پر۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے، ہے نا، ایسا ہونا بھی چاہیے، ایک نہیں ہے، تب اس میں کیا ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے اور پڑھائی فروغ پاتی ہے۔ تو پڑھنا با مقصد اور چیلنج سے کیا ہو، بھرپور ہو۔ نمبر 5، پڑھنا بچے کے گرد و پیش سے متعلق ہو۔ پڑھنا بچے کے گرد و پیش سے کیا ہو، متعلق ہو۔ اب دیکھیے، گرد و پیش سے متعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی کر رہا ہے وہ گرد و پیش آس پاس سے ریلیٹڈ ہو۔
क्या हो, रिलेटेड हो, उससे मुताल्लिक हो। अब बिल्कुल ऐसी बात पढ़ रहा है कि ना वो बिल्कुल समाज में वो बात पाई जाती है, ना गिरदोपेश में उसका कोई ताल्लुक है, बिल्कुल आसमानी बातें हों, आसमानी ख्यालात हों, महूम बातें हों, क्या हों, वहमी और गुमानी बातें हों, महूम बातें हों, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या हो, पढ़ना गिरदोपेश, आसपास आसपास और माहौल से रिलेटेड हो। माहौल से क्या हो, रिलेटेड हो। जब ऐसी बातें होंगी तो पढ़ने में रुचि भी आएगा, और पढ़ने वाला बच्चा उसमें रगबत हासिल करेगा, और वो वहां पर पढ़ना जो है वो फरोग पाएगा। तो पढ़ना बच्चे के गिरदोपेश से क्या हो, मुताल्लिक हो, गिरदोपेश से क्या हो, मुताल्लिक हो, है ना। और नंबर 6 में क्या, क्लास में पढ़ने का कोई ना कोई जगह हो, क्लास में पढ़ने का कोई ना कोई जगह हो जहां अदब अतफाल की मुंतखब अच्छी कहानियां बच्चों के लिए दस्तयाब हों। क्या हों, दस्तयाब हों। ये कह रहे क्लास में पढ़ने की जो जगह है, पढ़ने की जगह है और कोई ना कोई जगह है, अच्छा, जहां अदब अतफाल का मतलब होता है ना, बच्चों का लिटरेचर। अदब अतफाल क्या हुआ, बच्चों का लिटरेचर, अदब की किताब है, लिटरेचर बुक, है ना। अदब अतफाल का मतलब होता है कि बच्चों का जो लिटरेचर हो, अदब की किताब हो, उसको अदब अतफाल कहते हैं। अदब अतफाल की मुंतखब अच्छी कहानियां, मुंतखब माने चुना हुआ, चूज, मुंतखब का माने क्या होता है, चूज्ड, चुना हुआ अच्छी कहानियां उस किताब में, जो अदब अतफाल है, लिटरेचर और अदब की किताब है। होता है कि जैसे कहीं पर क्लास है, क्लास के बगल में एक रूम है ना, स्टडी हॉल है, क्या है, स्टडी हॉल है या लाइब्रेरी है, और वहाँ अदब अतफाल की किताबें हैं, बच्चे जाते हैं, कहानी की किताबें पढ़ते हैं, है ना, कहानी की किताबें पढ़ते हैं, नज़्म की किताबें पढ़ते हैं, और वो बहुत सारे अदब की किताब, लिटरेचर की बुक है, बच्चे उसे पढ़ते हैं, है ना, बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे पढ़ते, तो इसका क्या होता है, इसमें पढ़ाई का फरोग होगा। जाहिर सी बात है, क्लास से हटकर जो अदब अतफाल की किताब है, देखिए अदब माना तो लिटरेचर हो गया, और अतफाल ये तिफल की जमा है। अतफाल क्या है, अतफाल ये जमा है, इसका वाहिद क्या हो जाएगा, तिफल होगा, इसका वाहिद क्या हो जाएगा, तिफल होगा, जिसके के माना क्या होता है, बच्चा होता है। तिफल के माना क्या होता है, बच्चा होता है। तो अदब अतफाल यानी लिटरेचर बुक है, बच्चे क्लास से उठ करके जाते हैं, वहाँ कहानी की किताबें पढ़ते हैं, नज़्म की किताबें पढ़ते हैं, किस्से की किताबें पढ़ते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पढ़ाई फरोग पा रहा है। पढ़ाई क्या हो रहा है, पढ़ाई की फरोग हो रही है वहाँ पर, है ना, पढ़ाई की फरोग। जाहिर सी बात है, टेक्स्ट बुक्स और क्लास की किताब से, दरसी किताब से हटकर बच्चे जब अलग किताबों का मुताला कर रहे हैं, अलग किताबों का वो मुताला कर रहे हैं, तो वो अदब अतफाल की किताबें मुताला कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई का फरोग हो रहा है ना, बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, बच्चों का पढ़ाई में क्या है, इंटरेस्टेड है, और वो अदब अतफाल की किताबों, लिटरेचर की किताबें वो पढ़ते हैं, कहानी, किस्से, कहानी, नज़्में, फिल्में, ड्रामे, जो भी किताबें हैं पढ़ते हैं, और उससे आनंदमय होते हैं, तो उसकी क्या होती है, पढ़ाई फरोग पाती है, पढ़ाई उसकी क्या पा रही है, फरोग पा रही है उससे। अदब अतफाल की मुंतखब अच्छी कहानियां बच्चों के लिए दस्तयाब हों। ये तो बात हो गई थी आपकी रीडिंग की। किसकी बात थी ये, रीडिंग की बात थी। रीडिंग मना होता है पढ़ना। तो अभी तक ये जो बातें चल रही है, ये सब किसकी बातें हैं, पढ़ने की चार बुनियादी महारतें, पढ़ने की जो चार बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो तीन हो गया, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया। अब आखिरी महारत जो है वो आपका क्या है, लिखना है। आखिरी महारत क्या है, लिखना है, वो राइटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, राइटिंग बोलते हैं, लिखना। अब देखिए लिखने में क्या है, मखसूस आवाजों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है। मखसूस आवाजों को लिखना किसे कहते हैं, पढ़ने की जो चार बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसमें एक लिखना है। तो लिखना किसे कहते हैं, कहते हैं मखसूस आवाजें,
जो भी आवाज निकलती है, आवाज निकलने को तहरीरी शक्ल देना। तहरीरी शक्ल मतलब लिखित, लिखित रूप देना। तहरीरी शक्ल मतलब क्या हो जाएगा? लिखित रूप। तहरीरी शक्ल, लिखित, लिखित, तहरीरी शक्ल, मखसूस आवाजों को तहरीरी शक्ल, लिखित रूप देने का अमल ही, अमल को आप जानते हैं प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्रिया बोलते हैं। अमल को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया बोलते हैं। मखसूस आवाजों को लिखित रूप देने का प्रक्रिया ही लिखना कहलाता है। शक्ल देना का अमल ही क्या कहलाता है? लिखना कहलाता है। ठीक। लिखना तहरीरी शक्ल में प्रोडक्टिव स्किल, तहरीरी शक्ल में लिखना तहरीरी शक्ल में प्रोडक्टिव स्किल है। हरकी नशो नुमा मोटर डेवलपमेंट। हरकी नशो नुमा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हरकी नशो नुमा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? मोटर डेवलपमेंट। तो कहा हरकी नशोनुमा के लिहाज से लिखना को, हरकी नशोनुमा के लिहाज से लिखना को लतीफ हर की महारत, फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। हरकी नशोनुमा के लिहाज से लिखना को लतीफ हर की महारत कहा जाता है। अब आप देखें, एक होता है लतीफ हर की महारत, एक क्या होता है? लतीफ हर की महारत होता है, महारत होती है। और दूसरा क्या है? कसीफ हर की महारत। एक तो हो गया फाइन मोटर स्किल और दूसरा हो गया ग्रोसर मोटर स्किल। ग्रोसर मोटर स्किल जिसमें हल्की हरकत पाई जाए, खफीफ हरकत पाई जाए। हल्की खफीफ हरकत, मोटर के माने क्या होता है? हरकत करना। मोटर माना हरकत करना, चलना, हरकत देना। तो जिसमें हल्की खफीफ हरकत पाई जाए उसको लतीफ हर की महारत कहा जाता है। और जिसमें खफीफ नहीं बल्कि हल्की महारत ना हो, हल्की हरकत ना पाई जाए उसमें, बल्कि बड़ी हरकत पाई जाए। उसमें क्या पाई जाए? बड़ी हरकत पाई जाए। मिसाल के तौर पर उछलना, कूदना, छलांगना, तैरना, दौड़ना, ये सब कौन से में आएगा? ग्रोसर मोटर स्किल में आएगा। प्यारे बच्चों, किस में आएगा? ग्रोसर मोटर स्किल में आएगा। लेकिन फाइन मोटर स्किल, लतीफ हल्की महारत किस में आएगा? जैसे लिखना, लिखता है कैसे आदमी, उसमें हल्की हरकत हो रही है। बटन लगाना, हल्की हरकत पाई जा रही है कि नहीं? सुई में धागा पिरोना, हल्की हरकत पाई जा रही है। तो जहां पर हल्की हरकत पाई जाए उसको लतीफ हर की महारत कहा जाता है, और इंग्लिश में उसी को फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। और जहां पर बड़ी हरकत पाई जाए, जहां पर क्या पाई जाए? बड़ी हरकत पाई जाए, छलांगना बड़ी हरकत, कूदना बड़ी हरकत, दौड़ना बड़ी हरकत, तैरना बड़ी हरकत पाई जा रही है। तो एक बात याद रखें कि हल्की हरकत को लतीफ हर की महारत कहा जाता है और बड़ी हरकत करने को कसीफ हर की महारत कहा जाता है। इंग्लिश में हल्की हरकत को फाइन मोटर स्किल कहा जाता है, और बड़ी हरकत करने को दौड़ना, छलांगना, कूदना, तैरना, फुटबॉल खेलना, है कि नहीं, क्रिकेट खेलना, इस सब में जो हरकत पाई जा रही है, ये सब कौन सी हरकत पाई जा रही है? तो बड़ी हरकत पाई जा रही है। इसी को ग्रोसर मोटर स्किल कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? ग्रोसर मोटर स्किल कहा जाता है। तो लिखने की बात आई है तो लिखना ये लतीफ हर की महारत होगा। इसमें जो उंगली चलती है तो हल्की हल्की हिलती है, हल्की हल्की हिलती है, पूरा जिस्म नहीं हिलता है, सिर्फ उंगलियां हिलती है, हाथ की उंगलियां हिलती है और हल्की हरकत होती है, इसलिए इसको लतीफ हर की महारत कहता है। लिखना को लतीफ हर की महारत कहा जाता है। अब आप देखें, लिखना तहरीरी शक्ल में प्रोडक्ट
हेलो हेलो। तहरीर में ख्यालात और जज्बात का इजहार ना हो तो तहरीर बेमाना बनकर रह जाती है। जाहिर सी बात है, कुछ तहरीर लिखा गया है, कोई भी मजमून लिखा जा रहा है, कुछ भी लेटर लिखा जा रहा है, तो उसमें उसका ख्यालात का इजहार होना चाहिए ना, जज्बात का इजहार होना चाहिए ना। अगर तहरीर में ख्यालात और जज्बात का इजहार ना हो तो वो बेमाना बनकर रह जाती है। वही कह रहे हैं, तहरीर में ख्यालात और जज्बात का इजहार ना हो तो बेमाना बनकर रह जाती है। बात हो गई है। तहरीर के अज्जा, तहरीर के अज्जा, कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग क्या है ये? कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग, तहरीर के अज्जा। तहरीर में क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए, राइटिंग में क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए, क्या क्या बातें पाई जानी चाहिए, उसी को अज्जा के रूप में बता रहे हैं कि तहरीर के क्या क्या अज्जा हैं। तहरीर के अज्जा, कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग। नंबर 1, तहरीर साफ सुथरी हो, तहरीर क्या हो? साफ सुथरी हो। नंबर 2, उसमें इमला की गलतियां ना हो, उसमें क्या हो? इमला की गलतियां ना हो। इमला का माना हमको गलत लिखना है, क्या लिखना है? गलत, ये गलत है। और कोई बच्चा इसी को क्या लिखता है? गैन लाम ते, गलत। गलत, क्या लिखता है? गलत। ये सही है और ये क्या है? गलत है। तो इसमें क्या हो? इमला की गलतियां ना हो, इमला की गलतियां ना हो। लिखने की एक मुनासिब रफ्तार हो, लिखने की क्या हो? एक मुनासिब रफ्तार हो, मुनासिब स्पीड हो जो लिखने का है, वो बातें होनी चाहिए। नंबर 3, उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला हो। उसलूब तहरीर क्या हो? उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला हो। उसलूब के माना क्या होता है? अंदाज, लिखने का अंदाज जो हो, लिखने का जो अंदाज हो वो मुतासिर करने वाला हो। यानी जो आप मजमून लिखें, जो आप कुछ भी आप अगर लिखते हैं, मजमून लिखें, किताब लिखें, या कुछ भी आप बयान लिखें, तो बयान में जो पढ़ने वाला है, कारी को क्या कहो? वो मुतासिर करने वाला हो। कहते हैं उसलूब तहरीर क्या हो? मुतासिर करने वाला। मुतासिर मतलब असर, असर देने वाला हो। मुतासिर करने वाला हो यानी असर देने वाला हो, असर पहुंचाने वाला हो, मुतासिर करने वाला हो। असर पहुंचाने वाला, मुतासिर करने वाला हो, इसका असर, असर पहुंचाने वाला, पहुंचाने पहुंचाने वाला हो, असर पहुंचाने वाला हो। उसलूब तहरीर, लिखने का जो अंदाज हो, जिस अंदाज से वो लिख रहा हो, तो वो उस तहरीर से मतलब क्या हो? दूसरे को असर पहुंचता हो और वो असर अंदाज हो, मुतासिर करने वाला हो। नंबर 4, तहरीर में मुनासिब मकामात पर रुमूज औकाफ का इस्तेमाल किया जाए। मुनासिब मकामात पर क्या किया जाए? रुमूज औकाफ। रुमूज ये रम्ज की जमा है, रम्ज का माना होता है इशारा, रम्ज क्या है? रम्ज। और औकाफ ये वक्फ की जमा है, वक्फ की क्या है? ये जमा है ना? औकाफ, वक्फ के माना होता है ठहरना और रम्ज के माना होता है इशारा करना। तो मुनासिब मकामात पर तहरीर में जो आप लिख रहे हैं, तहरीर में आप जब लिख रहे हैं तो लिखने का अंदाज होना चाहिए कि जहाँ जहाँ मुनासिब, जहाँ पर जो है सो फुल स्टॉप का मकाम आ जाए वहाँ पर फुल स्टॉप देना है। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क का की जगह आ जाए, वो ऐसा जुमला आ जाए जो सवालिया जुमला हो, वहाँ पर सवालिया निशान लगाना है कि ना। जहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का की जगह आ जाए वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। तो कहने का मतलब यह है कि तहरीर में मुनासिब मकामात पर रुमूज औकाफ का क्या किया जाए? इस्तेमाल किया जाए। रुमूज औकाफ में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास है, कौसैन है, ये सारे क्या हैं?
یہ سب رموز و اوقاف میں آتے ہیں، ان سب کا بھی کیا کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ نمبر 5، حروف سیدھے خط میں اور یکساں سائز کے ہوں۔ حروف کیا ہوں؟ سیدھے خط میں اور یکساں سائز کے ہوں۔ حروف سیدھے خط میں، خط کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریکھا۔ خط کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریکھا۔ خط کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں 5ویں نمبر پر؟ حروف سیدھے خط میں، یعنی بچہ جو لکھنے والا لکھے تو کیا کرے؟ وہ سیدھے ریکھا میں، لائن جو بنی ہوئی ہے اسی لائن میں وہ لکھے، اور یکساں سائز کے ہوں۔ تحریر جو ہوں وہ کیا ہوں؟ حروف سیدھے خط میں اور یکساں سائز کے ہوں۔ یکساں کا معنی ایک طرح، یکساں معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح۔ یکساں معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح۔ یکساں معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح۔ تو حروف جو ہوں، حروف سیدھے خط میں، ریکھا میں جو حروف لکھنے والا جو بچہ لکھ رہا ہے تو وہ سیدھی لائن میں لکھے، اور حروف جو اکچھر ہے وہ اکچھر کیسے ہوں؟ یکساں سائز کے ہوں۔ بات ہو گئی۔ جملوں کے درمیان روابط اور ہم آہنگی ہو۔ جملوں کے درمیان روابط یعنی ایک جملے کا دوسرے جملہ سے کیا ہو؟ ربط بنتا ہو۔ اب جملہ لکھ رہے ہیں کہیں پر، وہ جملہ لکھیے اور کچھ دوسرا جملہ، ایسا جملہ لکھ لے کہ اگلے والا جملہ سے ربط ہی نہیں بن رہا ہے، اگلے والا جملہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ربط نہیں قائم ہو رہا ہے۔ جملہ ایسا لکھنا ہے، جملہ ایسا، سنٹینس، واقعہ ایسا بنانا ہے کہ ایک واقعہ کا دوسرے واقعہ سے کیا ربط ہو، دونوں میں کیا ہو؟ جوڑ پیدا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ آگے والا جملہ کچھ الگ ہو، دوسرا والا جملہ کچھ الگ ہو اور دونوں کے درمیان کوئی ربط ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جملوں کے درمیان روابط اور ہم آہنگی ہو، ہم آہنگی میں تال میل ہو۔ لکھنے کی ابتدا ڈرائنگ سے ہوتی ہے۔ لکھنے کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ڈرائنگ سے ہوتی ہے، اس لیے ڈرائنگ پر زور دینا چاہیے۔ لکھنے کی ابتدا ڈرائنگ۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک بچے کو جو کلاس میں ڈرائنگ کرایا جاتا ہے تو ڈرائنگ کرانے میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کو اس کا نقشہ بنا کے لانا ہے نا، ایپل کا نقشہ بنا کے لانا ہے، تو چاند کا نقشہ بنا کے لانا ہے، تو آپ کو کسی پرندہ کا نقشہ بنا کے لانا ہے۔ وہ بچہ جاتا ہے اور قلم کو پکڑ کے وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈرائنگ کر رہا ہے۔ قلم کو پکڑ کے کیا کر رہا ہے؟ اس کی پونچھ بنا رہا ہے، اس کی کان بنا رہا ہے، اس کی ناک بنا رہا ہے، تو بہت پیار سے بنا رہا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کو قلم پکڑنے کی اس کی ہیبٹ ہو رہی ہے، وہ ڈرائنگ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ ڈرا میں کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا۔ تو بچہ لائن کھینچے گا، پونچھ بنائے گا، موچ بنائے گا، کان بنائے گا، ناک بنائے گا، بڑی تو وہیں پر اس کیا ہوگا؟ ہاتھ کے اس کو لکھنے کی ابتدا، لکھنے کی مہارت وہیں سے اس کی قائم ہوگی۔ اسی لیے بچوں کو ابتدائی کلاس میں ڈرائنگ جو کرایا جاتا ہے تاکہ اس کو قلم پکڑنے کا سلیقہ آ جائے، اور لکھنے کا وہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، قلم پکڑنے کا وہیں سے اس کو ڈھنگ ملتا ہے اور اس کو وہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ڈرائنگ کرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لکھنے کی ابتدا ڈرائنگ سے ہوتی ہے، اس لیے ڈرائنگ پر زور دینا چاہیے۔ بات ہو گئی۔ جماعت میں چارٹ لگانا اور پرنٹ کا ماحول بنانا۔ جماعت میں کلاس، جماعت میں کیا ہے؟ کلاس ہے، تو کلاس میں چارٹ لگانا، کوئی چیز بھی، کسی کا بھی چارٹ لگایا آپ نے، ہے نا، کچھ بھی بنایا، اور پرنٹ کا ماحول بنانا۔ پرنٹ کا ماحول بنانے کا مطلب کہ کلاس میں جو ہے کہیں پر شیر کی تصویر بنا دیے، کہیں چاند کی تصویر بنا دیے، کہیں پر تاج محل کی تصویر بنائے، کہیں پر اور کچھ پرنٹ بنا کر دیے، کہیں پر پڑھنے کی تصویر بنا دیے، کہیں کچھ لکھا ہو، تو اس طرح سے کیا ہو؟ بالکل کلاس کیا ہو؟ پرنٹڈ ہو، پرنٹ ماحول بنانا۔ یہ بھی آپ کا لکھنے کے اجزاء میں ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے نصابی کتاب کے بجائے تجربات تحریر کرانا۔ نصابی کتاب کے بجائے تجربات تحریر کرانا۔ نصابی کتاب کے بچوں کو جو لکھانا ہے تو نصابی کتاب کی باتیں ہی نہیں لکھائے، بلکہ تجربات، جو دنیا میں تجربہ ہو رہا ہے، ایکسپیرینس مل رہا ہے، جو حالات ہے، واقعات ہے، ان ساری چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ تجربات لکھانا ہے۔ نصابی کتاب کے بجائے تجربات تحریر کرانا، ہے نا، یہ ساری باتیں پائی جائیں۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ مواد فراہم کرنا، بچوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ مواد فراہم کرانا، ہے نا۔ مواد جو بچہ لکھے گا تو وہ کون سا مواد ہونا چاہیے؟ دلچسپ مواد ہو، آنندمय مواد ہو، جس سے بچہ کیا کرے؟ دلچسپی لکھے، اور اسے لکھنے میں بھی کیا آئے؟ مزہ آئے لکھنے میں، اسے آنند ملے لکھنے میں۔ تو لکھنے والا جو مواد ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ دلچسپ ہونا چاہیے۔
تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ مواد فراہم کرانا، یہ بھی کیا ہے؟ لکھنے کے اجزاء ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ لکھنے کے کیا ہیں؟ یہ اجزاء ہے۔ تو ابھی تک جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی وہ کمپوننٹس آف رائٹنگ، تحریر کے اجزاء کے تعلق سے یہ ساری باتیں تھی۔ جن اجزاء پر میں نے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کیا، یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ بچہ کو زیادہ سے زیادہ ہے نا لکھنے کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس پر ان کا دھیان جائے اور اسی اعتبار سے لکھنا ان کو سکھایا جائے۔ تو بہرحال یہ زبان کی جو 4 بنیادی مہارتیں ہیں اس میں سے ایک سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ آخری مہارت تھی جس کے تعلق سے میں نے بتایا، اور یہ لکھنے کے اجزاء تھے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اتنی ہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ کلاس میں ہم ملیں گے۔